हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 7 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है महात्मा के मार्ग पर फर्स्ट। महात्मा जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। बापू राष्ट्रपिता और महात्मा के रूप में हम जिसे पहचानते हैं वह महान पुरुष थे, मोहनदास करमचंद गांधी। ये बैरिस्टर की पदवी प्राप्त करके वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर गोरे लोग इस समृद्ध देश के मालिक बन गए थे। गोरे लोगों की तुलना में यहाँ भारतीयों को बहुत कम अधिकार का उपयोग करने को मिलता था। इस अन्याय और अपमान को गांधी जी ने चुनौती दी। अपने प्रति होने वाले अन्याय के सामने सत्य और अहिंसा से लड़ने की अनोखी पद्धति को गांधी जी ने खोजा और उसका नाम दिया सत्याग्रह। बताया गया है यहाँ पर कि बापू राष्ट्रपिता और महात्मा के रूप में हम जिसे जानते पहचानते हैं वह महान पुरुष थे, मोहनदास करमचंद गांधी। ये बैरिस्टर की पदवी प्राप्त करके वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर, मूल निवासी का मतलब होता है वहाँ रहने वाले लोगों को गुलाम बनाकर गोरे लोग इस समृद्ध संपन्न देश के मालिक बन गए थे। गोरे लोगों की बराबरी में यहाँ भारतीयों को बहुत कम अधिकार का उपयोग करने को मिलता था। इस अन्याय, शोषण और अपमान को यानी तिरस्कार को गांधी जी ने चुनौती दी। अपने प्रति होने वाले अन्याय के सामने सत्य और अहिंसा से लड़ने की बहुत ही अनोखी अद्भुत पद्धति यानी नियम को गांधी जी ने खोजा और उसका नाम दिया सत्याग्रह। आगे हम पढ़ते हैं। इतना जानिए, गांधी जी डबरन कोर्ट देखने गए। वहाँ न्यायाधीशों ने उन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा। गांधी जी ने कोर्ट को छोड़ दिया, परंतु पगड़ी को न उतारकर अपने स्वाभिमान की रक्षा की। उनका यह व्यवहार वहाँ निवास करने वाले भारतीयों को अच्छा लगा। कह रहे हैं कि गांधी जी जब डबरन कोर्ट देखने गए तो वहाँ के न्यायाधीशों ने उन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा। गांधी जी ने कोर्ट को छोड़ दिया लेकिन पगड़ी को नहीं उतारा और अपने स्वाभिमान की रक्षा की। उनका यह व्यवहार वहाँ रहने वाले भारतीयों को अच्छा लगा। आगे है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू हुआ। भारतीयों को अपार कष्ट सहने पड़े, परंतु कहीं भी हिंसा को नहीं अपनाया। अंत में सफलता मिलने से इस आंदोलन पर ध्यान गया। यहाँ कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संचालन में देखरेख में सत्याग्रह शुरू किया गया। भारतीयों को बहुत तकलीफ सहने पड़े लेकिन कहीं भी हिंसा यानी मार काट को नहीं अपनाया गया। अंत में सफलता यानी कामयाबी मिलने से इस आंदोलन पर सबका ध्यान गया। आगे है, इतना जानिए। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ है, जन्मदिन 2 अक्टूबर 1869। जन्म स्थान पोरबंदर कीर्ति मंदिर। माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा। आध्यात्मिक गुरु श्रीमद रामचंद्र। राजकीय गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। आत्मकथा सत्य के प्रयोग। निर्वाण दिन 30/1/1948। समाधि राजघाट दिल्ली। यहाँ गांधी जी के बारे में पूरा बताया गया है, जानकारी दिया गया है कि गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्मदिन है 2 अक्टूबर 1869। इनका जन्म स्थान है पोरबंदर कीर्ति मंदिर। इनके माता का नाम था पुतलीबाई, पत्नी का नाम बताया गया है कस्तूरबा। इनके आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद रामचंद्र। राजकीय गुरु थे इनके गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने आत्मकथा लिखा सत्य के प्रयोग।
इनकी मृत्यु का दिन है 30/1/1948। समाधि इनकी बनाई गई है राजघाट जो दिल्ली में है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह को सफल करके ईस्वी सन 1915 में 46 वर्ष की उम्र में गांधी जी भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की लड़ाई में सफलता मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इनका आदर करने लगे। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने से गांधी जी ने पहले वर्ष पूरे भारत का प्रवास यानी भ्रमण करके लोगों की आवश्यकता और परिस्थिति को समझने का प्रयास यानी प्रयत्न किया। एक वर्ष के भ्रमण के बाद गांधी जी ने 25 मई 1915 के दिन अहमदाबाद के कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। एक वर्ष के बाद वे आश्रम को साबरमती नदी के किनारे ले गए। यहाँ पे बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह को सफल करके ईस्वी सन 1915 में 46 साल की उम्र में गांधी जी जब भारत लौटे तब दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद यानी काले गोरे की जो लड़ाई में सफलता मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इनका आदर करने लगे। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी का बहुत बड़ा स्वागत किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी ने पहले पूरे भारत का भ्रमण करके लोगों की ज़रूरतों और उनकी परिस्थितियों को समझने का प्रयत्न किए। एक साल के भ्रमण के बाद गांधी जी ने 25 मई 1915 के दिन अहमदाबाद के कोचरब में सत्याग्रह के आश्रम की स्थापना की। एक साल के बाद वे आश्रम को साबरमती के किनारे पर ले गए। आगे है चंपारण सत्याग्रह 1917। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिमालय की तराई में नेपाल के नज़दीक बिहार का यह चंपारण क्षेत्र बागानों के लिए प्रसिद्ध था। चंपारण में यूरोपियन जमींदार किसानों को जमीन के 3/20 भाग में नील की अनिवार्य रूप से बुआई करके उत्पादन को कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य करते थे यानी मजबूर करते थे। राजकुमार शुक्ल के आग्रह से इस प्रश्न की जांच करने के लिए गांधी जी ने निश्चय किया, परंतु जांच करे उसके पहले ही वहां के मजिस्ट्रेट ने इन्हें नोटिस द्वारा चंपारण जिला तत्कालिक यानी तुरंत छोड़ देने का आदेश दिया। गांधी जी ने इस नोटिस का अनादर किया यानी नहीं माना। गांधी जी ने किसानों की परेशानियों को सरकार के सामने प्रस्तुत किया। चंपारण के मोतीहारी गांव में रहकर गांधी जी ने इस प्रथा के सामने आंदोलन किया। अंत में सत्याग्रह सफल हुआ। चंपारण के इस सत्याग्रह ने पूरे देश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। चंपारण सत्याग्रह 1917 के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हिमालय की तराई में नेपाल के पास बिहार का यह चंपारण क्षेत्र बागानों के लिए प्रसिद्ध है, प्रख्यात था। चंपारण में यूरोपियन जमींदार किसानों के जमीन के 3/20 भाग में नील की आवश्यकता रूप से बुआई करके उत्पादन को कम मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर करते थे। राजकुमार शुक्ल के विनती करने पर इस प्रश्न की जांच करने के लिए गांधी जी ने निश्चित किया, लेकिन जांच करे उसके पहले ही वहां के मजिस्ट्रेट ने उन्हें नोटिस द्वारा चंपारण जिला तुरंत छोड़ देने का आज्ञा दिया, लेकिन गांधी जी ने इस नोटिस को नहीं माना। गांधी जी ने किसानों की परेशानियों को सरकार के सामने रखा। चंपारण के मोतीहारी गांव में रहकर गांधी जी ने इस प्रथा के सामने आंदोलन किया। अंत में सत्याग्रह कामयाब हुआ। चंपारण के इस सत्याग्रह ने पूरे देश के लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया। सबका ध्यान उस सत्याग्रह की तरफ गया। आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह 1917 से 1918 तक। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 1917 में खेड़ा जिले में अत्यधिक बरसात हुई, सभी फसलें नष्ट हो गईं।
इतना होने पर भी सरकार ने किसानों का कर माफ़ करने के बदले जमीन कर लेने का निश्चय किया। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने ब्रिटिश सरकार के सामने सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी ने किसानों से कहा कि सरकार जब तक हमारी मांग को स्वीकार न करे तब तक हम कर नहीं भरेंगे। गांधी जी के आह्वान यानी चुनौती को मान देते हुए वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ करके आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी जी ने कमिश्नर को पत्र लिखकर बताया कि यदि हम कमज़ोर स्थिति वाले किसानों का कर माफ़ कर दिया जाता है तो अच्छी स्थिति वाले किसान कर भर देंगे। अंत में कमिश्नर ने ऐसा ही आदेश 1918 में दिया, जिससे आंदोलन सफल हुआ। खेड़ा का आंदोलन परिणाम की दृष्टि से नहीं परंतु सिद्धांत की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। किसानों ने जागृति आई, सरकार का भय दूर हुआ। गांधी जी और देश को वल्लभ भाई पटेल जैसा निष्ठावान और समर्पित साथी प्राप्त हुआ। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बताया गया यहाँ कि 1917 में खेड़ा जिले में बहुत अधिक बरसात हुई, जिसके कारण सभी फसलें खराब हो गई। इतना होने पर भी सरकार ने किसानों का कर, जिसे टैक्स कहते हैं, वो माफ़ करने के बदले ज़मीन का भी कर लेने का निश्चय किया। गांधी जी के देखरेख में किसानों ने अंग्रेज़ सरकार के सामने सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी ने किसानों से कहा कि सरकार जब तक हमारी मांग को नहीं मानेगा तब तक हम कर यानी टैक्स नहीं भरेंगे। गांधी जी के चुनौती को मान देते हुए वल्लभ भाई पटेल ने भी अपनी वकालत छोड़ करके आंदोलन में शामिल हो गए, भाग ले लिए। गांधी जी ने कमिश्नर को पत्र लिखकर बताया कि अगर कमज़ोर स्थिति वाले किसानों का कर माफ़ कर दिया जाता है तो जिस किसानों की स्थिति अच्छी है ऐसे किसान कर भर देंगे। और अंत में कमिश्नर ने भी ऐसा ही आदेश दिया 1918 में, जिसके कारण यह आंदोलन सफल हुआ। खेड़ा का आंदोलन परिणाम के नज़र से तो नहीं, लेकिन जो सिद्धांत था उसके नज़र से महत्वपूर्ण रहा। किसानों में जागृति आई, सरकार का जो डर था किसानों के अंदर से दूर हुआ। गांधी जी और देश को वल्लभ भाई पटेल जैसा निष्ठावान यानी किसी के प्रति निष्ठा रखने वाले और समर्पित साथी प्राप्त हुआ यानी मिला। आगे है रोल एक्ट 1919। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई थी। इस समय ब्रिटिश सरकार ने रोल एक्ट की घोषणा किया। रोल एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कारण बताए बिना गिरफ्तार किया जा सकता था और विशेष अदालत में मुकदमा चलाकर उसे सज़ा दी जा सके, ऐसी व्यवस्था थी। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश यानी प्रतिबंध लगा रहा था। पुलिस को आवश्यकता से अधिक अधिकार प्राप्त हो रहा था। इसके लिए ही यह कानून बनाया गया। लोगों ने इस कानून का विरोध किया। गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा। रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश शासन के सामने पूरे भारत का यह पहला संघर्ष था, लड़ाई था, जबकि यह कानून अधिकतर शहरों तक ही सीमित था। देश में कानून के विरोध में जुलूस निकाले गए, हड़ताल का आयोजन हुआ। सरकार ने इस आंदोलन को असफल करने के लिए दमनकारी मार्ग अपनाया। रोलेट एक्ट के बारे में यहाँ बताया गया कि प्रथम यानी पहला विश्व युद्ध में इंग्लैंड की जीत हुई थी। इस समय अंग्रेज़ सरकार ने रोलेट एक्ट की ऐलान किया। रोलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया जा सकता था और खास अदालत में मुकदमा चलाकर उसे दंड दिया जा सकता था, ऐसी व्यवस्था थी, प्रबंध था। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आज़ादी जैसे मूलभूत अधिकारों पर रोक लगा रहा था। पुलिस को आवश्यकता से ज़्यादा अधिकार मिल रहा था, इसके लिए ही यह कानून बनाया गया। लोगों ने इस कानून का विद्रोह किया। गांधी जी ने
रोलेट एक्ट को काला कानून कहा। रोलेट सत्याग्रह अंग्रेजी शासन के सामने पूरे भारत का यह पहला संघर्ष था, जबकि यह कानून अधिकतर शहरों तक ही सीमित थी। देश में कानून के विरोध में रैली निकाले गए, हड़ताल का आयोजन हुआ। सरकार ने इस आंदोलन को असफल बनाने के लिए, कामयाब न हो इसके लिए दमनकारी यानी मारपीट करना, उनको गिरफ्तार करना, ऐसे रास्ते अपनाए। आगे है जलियांवाला बाग का हत्याकांड 1919। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च और 6 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब में लोगों ने हड़ताल किया। अमृतसर की परिस्थिति नियंत्रण के यानी अपने दायरे के बाहर है, ऐसा लगने पर अमृतसर को सेना के सुपुर्द यानी हवाले कर दिया गया। 13 अप्रैल वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में शहीदों को अंजलि देने और अपने प्रिय नेतागण डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे। सभा में शांत और निशस्त्र यानी कोई भी शस्त्र नहीं लिया था ऐसे लोग बैठे हुए लोगों पर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाना शुरू कर दिया। इस जगह पर आने जाने के लिए एक सकरा यानी पतला दरवाज़ा था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। प्रवेश द्वार से सैनिकों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। यह गोलियां समाप्त होने तक चलती रहीं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोगों की मृत्यु हुई थी और 1200 घायल हुए थे, परंतु वास्तव में यह संख्या अधिक थी, ऐसा माना जाता है। इस घटना से अब ब्रिटिश न्याय और निष्ठा में जरा भी विश्वास नहीं रहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बारे में यहाँ बताया गया है कि रोलेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च और 6 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब के लोगों ने हड़ताल किया। अमृतसर की परिस्थिति नियंत्रण से बाहर है, ऐसा लगने पर अमृतसर को सेना के हवाले कर दिया गया, अंग्रेज सरकार ने कर दी। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि देने और अपने प्रिय नेतागण डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें 10,000 लोगों ने भाग लिया था। सभा में शांत और निशस्त्र बैठे लोगों पर जनरल डायर ने बिना किसी पहले से ही खबर दिए गोली चलाना शुरू कर दिया। इस जगह पर आने जाने के लिए एक पतला दरवाज़ा था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थी। अंदर जाने के जो प्रवेश द्वार थे वहां से सैनिकों ने गोली चलाना आरंभ कर दिया था। यह गोलियां जब तक समाप्त नहीं हुई तब तक चलती रहीं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोगों की मृत्यु हुई थी और 1200 लोग घायल हुए थे, लेकिन वास्तव में यह संख्या अधिक थी, ऐसा माना जाता है। इस घटना से अब ब्रिटिश न्याय और निष्ठा में जरा भी यकीन नहीं रहा। आगे पढ़ते हैं। इतना जानिए नाइटहुड क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा किसी व्यक्ति को असाधारण व्यक्तिगत सफलता या लोक सेवा के लिए दिया जाने वाला सम्मान। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का सम्मान लौटा दिया। नाइटहुड के बारे में यहाँ बताया गया कि ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा किसी व्यक्ति को जो साधारण नहीं है, व्यक्तिगत सफलता या लोक सेवा के लिए दिए जाने वाला सम्मान है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कविवर रविंद्रनाथ टैगोर को जो सम्मान मिला था नाइटहुड, उन्होंने वह सम्मान लौटा दिया, वापस कर दिया। आगे है रोलेट एक्ट सत्याग्रह के समय लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत करने का प्रयास किया। गांधी जी की इच्छा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे को समर्थन दे, सहयोग दे। यहाँ करें कि रोलेट एक्ट सत्याग्रह के समय लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता
मजबूत करने का प्रयत्न किया। गांधी जी की अभिलाषा थी, इच्छा थी कि हिंदू और मुस्लिम किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए एक दूसरे को समर्थन दें, सहयोग दें। बच्चों, आज के लिए इतना ही। पाठ बड़ा है तो आगे का भाग आपको आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा और लेसन जो भी हो आप लोग को कर लेना है। तब तक के लिए धन्यवाद।